पीटीआई को इस वक्त दूध पी के न सो जाना चाहिए। ये जितनी जल्दी फैसला हो जाए इस मुल्क के लिए भी अच्छा है, अदारे के लिए भी अच्छा है, खुद शहबाज शरीफ के लिए भी शहबाज शरीफ साहब की भी अच्छा है। मियाँ नवाज शरीफ साहब को 1983 से तवक्कुआत थी, रिश्ता बड़ा मजबूत है। अब वो पहली सी मदारात, अब वो इश्क में, वो गर्मी, वो जज्बात नहीं कि नवाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दी है कि अब इमरान खान फिनिश हो गया, इमरान खान जा चुका है। तो मियाँ साहब तो लाडों पले, दूधों नहाए और पोतों पले, और अभी आखिरी जब नाराजगी हुई इमरान खान की तो उनको कहा बच्चा साडा बीमार है, प्लेटलेट्स कम हो गए, उसको बाहर ले जान दो मेहरबानी। बिलावल साहब को ये नहीं पता कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कोई चीज़ नहीं होती। अब मुशर्रफ जब चूज हुआ है तो एक कहानी आम की गई थी, मुशर्रफ जो है ये कूक कभी नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफ राज। मैं हूं उमर बशीर और हमेशा की तरह हमारे साथ होंगे ओरिया मकबूल जान साहब। नाज़रीन, 27वीं तरमीम पास होते ही नवाज शरीफ साहब मैदान में आए और उन्होंने एक बयान दिया कि जी इमरान खान साहब को लाने वालों का भी एहतसाब होना चाहिए। मियाँ साहब के इस बयान का क्या मकसद है, किससे मुतालबा कर रहे हैं और किसका एहतसाब चाह रहे थे, वो भी बिल्कुल ऐन उस वक्त के करीब आकर उन्होंने ये मुतालबा किया जब 27 तारीख को नए आर्मी चीफ या CDF के मुतालिक नोटिफिकेशन जारी होना था। आज 1 दिसंबर है, अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। वजीर आजम साहब लंदन से उड़ चुके हुए हैं, किसी भी लम्हे पाकिस्तान पहुंचने वाले होंगे। और उसके बाद ख्वाजा आसिफ की ट्वीट के तौर पर आपके सामने रखते चलें कि उन्होंने ये कहा था कि कार्रवाई शुरू कर दी गई है और जल्द नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। नोटिफिकेशन आता है या नहीं आता, लेकिन इस वक्त हुकूमत, इदारे और मुल्क में क्या सूरत हाल है, इसके ऊपर ओरिया मकबूल जान साहब से जानने की कोशिश करते हैं। और साथ ही बिलावल भुट्टो ने कहा है कि जी जो भी इस तरह का काम करेगा वो आग से खेलेगा। ये किस आग का जिक्र किया जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बड़े कलरफुल शर्ट पहने हुए आप सर, मैंने कहा वो वजीर आजम साहब भी पहुंचने वाले हैं, नोटिफिकेशन इस्तकबालिया। हाँ जी, एयरपोर्ट भी नजदीक है हमारे यहाँ करीब है सर। से। और नोटिफिकेशन का सर वो साथ लेके आएंगे। देखिए मुझे नहीं, साथ नोटिफिकेशन नहीं आया करता। अच्छा, जो लोग सिविल सर्विस के अंदर रहे हैं वो नोटिफिकेशन के प्रोसेस को जानते हैं कि कैसे होता है। आपने तो बड़ा अरसा तो जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल तक मैं वहाँ रहा हूँ, एडिशनल सेक्रेटरी के लेवल तक रहा हूँ और थोड़ा देर फेडरल से, तो मुझे पता है कि नोटिफिकेशन कैसे होता है, प्रोसेस है स्टार्टेड और फलाना, ये सब बाद में डिस्कस करते हैं। अच्छा, देखिए सिचुएशन ये है कि ये जो टग ऑफ वॉर है ना, पावर स्ट्रगल, ये पाकिस्तान नहीं दुनिया के हर मुल्क में होती है और 1947 से चली आ रही है। 1947 के अंदर चूंकि टॉप पे सिविल ब्यूरोक्रेसी थी तो उनकी टग ऑफ वॉर थी। अच्छा, ख्वाजा नाज़मुद्दीन को पीछे कैसे करना है, गुलाम अहमद का खुद गवर्नर जनरल कैसे बनना है। ख्वाजा नाज़मुद्दीन सियासतदान है, उसको पता ही नहीं 1935 का एक्ट क्या होता है, पावर तो गवर्नर जनरल के पास है। अच्छा, असेंबली कैसे तोड़नी है। मोहम्मद अली बोगरा जो है वो वहाँ बैठा हुआ है अमेरिका में, सफ़ीर पाकिस्तान को, उसको कैसे बुलाना है, बोगरा फार्मूला कैसे देना है, 1954 में 1 यूनिट कैसे, सियासतदानों को एक्सप्लॉइट कैसे करना है, ये सारा वो जानते थे। मतलब उस वक्त ट्रू डेमोक्रेसी जो थी वो इन वर्क थी। लेकिन फौज जो थी ना ये मिल के इनके साथ खेलती थी। अच्छा, 1950 में अयूब खान साहब जो हैं वो आर्मी चीफ बने 1951 में। अच्छा, 51 में ये बने हैं तो मैंने कई दफा बताया है कि अमेरिका के दौरे पे गए थे लियाकत अली खान, वापसी के यहाँ पे उन्होंने इसका नोटिफिकेशन किया था। ठीक है। टग ऑफ वार की सूरत हाल ये है कि अयूब खान साहब अपने 2 सीनियर्स को सुपरसीड करके बने थे। अच्छा, मेजर जनरल अकबर खान और मेजर जनरल NAM रजा। अकबर खान, ठीक है। 4 बेसिकली थे लेकिन ये 2 ऊपर थे, बीच में अयूब खान थे। तो पहली जो शुरुआत हुई है वो ये थी कि 2 सीनियर्स को सुपरसीड करके बना जाए। ठीक है। अंग्रेज के ज़माने में होता होगा, मुझे उसकी इल्म नहीं है, लेकिन एक ट्रेडिशन बन गई कि जो ऊपर वाले दोनों हैं वो तो जनाब रिजाइन कर जाएंगे। ठीक है। इनमें से मेजर जनरल अकबर एक और भी हैं, वो बाद में उन्होंने कू की कोशिश भी की थी। अच्छा, फैज़ अहमद फैज़ के साथ मिलके। ठीक है। और वो बहुत बड़ा इनकलाब, रशियन इनकलाब आने की कोशिश की गई। वो एक लंबी कहानी है। वो कहा जाता है कि अमेरिका को खुश करने के लिए एक जर्नैल की कुर्बानी दी गई थी। अच्छा। साथ फैज़ साहब की कुर्बानी भी होगी, ठीक है। सजाद ज़हीर की भी कुर्बानी होगी, लेकिन अमेरिका खुश हो गया। वो यहाँ तो कम्युनिज्म को रोका है, अयूब खान ने कितना स्ट्रॉन्ग ऑयल इस्तेमाल। उसके बाद दूसरी दफा थोड़ी देर के लिए उन्होंने जनरल मूसा को लगाया। अच्छा, अच्छा, जनरल मूसा जो है ये जो था
ये इसको एक्वायर मूसा को कहा, इसको भी उन्होंने सुपरसीड किया था जनरल शेर अली खान पटौडी और जनरल लतीफ़ खान को। अच्छा, ठीक है, एंड मेजर जनरल आदम खान, 3 बंदों को सुपरसीड किया था। जनरल मूसा को लगाया था सिर्फ। जनरल शेर अली खान ये थे जो नवाबजादा शेर अली खान, जिसको फिर याह्या खान जब आया था तो उसने उनको वज़ीर इत्तलात बनाया था। अच्छा, ये वही हैं जिन्होंने शहाबुद्दीन गौरी का मकबरा बनाया, उसके साथ दफन हुए। अच्छा, हाँ, ये इसके चचा ससुर भी बनते हैं करीना कपूर के। आप खुश हो जाए। अच्छा जी, ठीक है, नाइस, ठीक। वो सैफ अली खान के भी चचा हैं। ठीक। ठीक, उसके बाद आया था याह्या खान। अच्छा, ये बड़ा मंजूर नज़र अयूब खान का बड़ा फेवरेट था। इसको भी उन्होंने सीएनसी लगाया था 1966 में और उन्होंने सब सुपरसीड किया था लेफ्टिनेंट जनरल अल्ताफ कादर को और लेफ्टिनेंट जनरल बख्तियार राना को। अच्छा, बख्तियार राना बाद में बड़ा लिखते विखते रहे हैं। ठीक है, खामोश आराम से जिंदगी गुजारते थे ये लोग। फिर उसके बाद उन्होंने गुफ्तगू चुप करके की, साइड पे हो गए। साइड पे हो जाते थे क्योंकि जाहिर बात है पावर स्ट्रक्चर फौज का इस किस्म का। लेकिन ये कहना स्ट्रगल नहीं है, कोशिश नहीं करते हैं, नीचे वाला ऊपर आने की कोशिश नहीं करता, ऊपर वाला नीचे आने की कोशिश नहीं करता। अपॉइंटमेंट कौन करता है? जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अगर मुशर्रफ ने की या उसने अयूब खान ने की या ज़िया-उल-हक ने की तो उसके बाद आता है सुनहरी दौर याह्या खान के बाद जो है ठीक है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का। आते ही उन्होंने 13 जर्नैल खत्म किए, सब कुछ खत्म किया। एक मंजूर नजर अपना गुल हसन को लगा दिया। गुल हसन को लगाया तो उनसे सीनियर होते थे जनरल टिक्का खान। अच्छा जी, उनको कहा सर्फ करो नीचे, मैं देखता हूं क्या होता है। आइन आ गया, आइन के अंदर सीएनसी का ओहदा खत्म हो गया ठीक है, और सोदा जब खत्म हुआ तो उन्होंने जनरल गुल हसन से इस्तीफा ले लिया। और इस्तीफे की रुदात बड़ी मजेदार है कि इस्तीफा उनसे पिंडी में लिया गया। गुलाम मुस्तफा जतोई गाड़ी चला रहा था, मर्सिडीज काली बेंज, ठीक है, पीछे जनरल गुल हसन बैठे हुए थे और खर के हाथ में पिस्तौल था। पिस्तौल जनरल गुल हसन के यहाँ रखा हुआ था और उन्होंने गवर्नर हाउस ला के 3 दिन के लिए बंद किया और टिक्का खान जो सुपरसीडेड था वो आर्मी चीफ हो गया। अच्छा, ये मौजूदा पाकिस्तान की तारीख में एक ही दफा हुआ है कि एक बंदा सुपरसीड हो जाए फिर आर्मी चीफ बन जाए। मेरे जहन में आपकी बेंच मर्सिडीज चल रही है। मेरे का अच्छा, तो वो उन्होंने ये उनकी बड़ी अच्छा उसमें हुआ ये कि टिक्का खान तो फिर टिक्का खान इतना मंजूर नजर था भुट्टो का कि पीपल्स पार्टी ने बाद में उसको सेक्रेटरी जनरल भी लगाया अच्छा, और पंजाब का गवर्नर भी लगाया। ठीक है, हालांकि वो बलूचिस्तान में भी करके आया था आर्मी एक्शन और 25 मार्च का आर्मी एक्शन भी उसी ने किया था वहां पर मशरकी पाकिस्तान में। अच्छा, जिसका मशहूर फिक्र है कि मुझे जमीन चाहिए, लोग नहीं चाहिए। सही है, टिक्का खान के बाद भुट्टो साहब चले गए। भुट्टो साहब को बड़ा था कि यार फौज को ना कर दें। भुट्टो साहब ने एक मिस्कीन से, खामोश से, नमाजी किस्म के, परहेजगार किस्म के, मुझे यूं नहीं यूं वाले को सेलेक्ट किया आर्मी चीफ। 13 जर्नैलों को सुपरसीड कर दिया। अच्छा, उसका नाम था जनरल ज़िया-उल-हक। जनरल ज़िया-उल-हक। और ये सारे जर्नैल वो हैं जो आपको ज़िया-उल-हक ने जिनको बाद में जबरदस्त किस्म की जिसे कहते हैं लॉलीपॉप दिए। जितनी देर रहा उनको उसने कहा कि तुम सुपरसीड हुए हो लेकिन ये जानी आपको भूला नहीं है। आप देखिए लेफ्टिनेंट जनरल जो है उनको जो उन्होंने सुपरसीड किया है, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद शरीफ। अच्छा, इनको पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन भी लगाया था, आपको याद होगा हमसे पहले से। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अकबर खान, लेफ्टिनेंट जनरल आफ्ताब अहमद खान, लेफ्टिनेंट जनरल अजमत बख्श अवान, लेफ्टिनेंट जनरल आगा इब्राहिम अकरम और लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल मजीद मलक और लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम जिलानी खान। अच्छा, हम जिलानी खान से प्रोसीड हुए। अब्दुल मलक सेंटर जो बने। ज़िया-उल-हक के बाद फिर उसके बाद जब जो चला गया तो जाहिर बात है पीछे रह ही को नहीं गया। तो असलम बेग साहब जिससे टुक ओवर, ठीक है, आर्मी चीफ बना दिया। गलियां हो जाए सोनिया, मिर्जा यार फिर तो मिर्जा असलम बेग पेरा और मिर्जा असलम बेग आए वहां पर। उन्होंने बताया मिर्जा असलम बेग के बाद नवाज शरीफ आता है, एंटर होता है। और नवाज शरीफ एंटर होता है कि हम आर्मी चीफ अपनी मर्जी का लगाएंगे। अच्छा, और उस वक्त तक आर्मी चीफ लगाने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को था क्योंकि ज़िया-उल-हक प्रेसिडेंट था। तो ज़िया-उल-हक का वारिस एक ही बंदा था और वो था गुलाम इसहाक खान। अच्छा, तो गुलाम इसहाक खान
ने कहा कि मैं अपनी मर्जी का लगाऊंगा। बड़ी कंट्रोवर्सी चली थी। ठीक है। और पहली दफा हुआ ये था कि पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन चैनल ने देखा था कि यार ये क्या कंट्रोवर्सी है, हम्म, कि उन्होंने कहा कि मैं लगाऊंगा फलां को। ये चल रहा था तो वहीद काकड़ साहब को लगाया गया था, और वहीद काकड़ साहब जो हैं ये 4 जर्नलों को सुपरसीड करके आए थे। लेफ्टिनेंट जनरल रहमदाल दिल भट्टी, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अशरफ, लेफ्टिनेंट जनरल फर्रुख खान एंड लेफ्टिनेंट जनरल आरिफ बंगश। मियाँ साहब ने लगाया था। लगाया मियाँ साहब वज़ीर आज़म थे, लगाया अच्छा, गुलाम इसाक खान। इसाक साहब। उसके ऊपर हुआ ये कि मियाँ साहब कुछ गर्म बाजी हुई, ये मान रहे हुए। तो उस वक्त होते थे पीटीवी के एमडी होते थे, हमारे यहाँ कमिश्नर लाहौर भी रहे, तो वो थे। उन्होंने एक तकरीर बना के दी मियाँ साहब को। अच्छा, तकरीर लिखने वाले और भी लोग थे, काफ़ी सारे, बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ बहुत हो गए हैं। तो उसमें मियाँ साहब ने नेशनल टीवी के ऊपर, जब कोई टीवी नहीं था, तकरीर की कि मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा। अच्छा, यूँ उंगली मुझे आज भी याद है मियाँ साहब के, डिक्टेशन नहीं लूँगा। मुझे ये कहा गया, मैंने नहीं करूँगा डिक्टेशन। ये बात है 1993 जनवरी के फरवरी। तो मियाँ साहब अगले दिन गुलाम इसाक खान ने फ़ौरन उठाया और फ़र्क कर दिया, मैं कर जाओ। तो मियाँ साहब को उस ज़माने के अंदर उन्होंने जुडिशरी में अपने पंजे मजबूत कर लिए हुए थे। ये मियाँ साहब की पहली वो सीख थी। हाँ, पंजे नहीं, उससे पहले मजबूत कर लिए थे पंजे उन्होंने। इसलिए मजबूत कर लिए हुए थे कि भुट्टो को फांसी जब हुई थी ना, तो सारे जितने भी लोग थे बड़े लाडले हो गए थे। आपको याद है कि ज़ौरलाई जो है वो वहाँ उनका वाक़या हुआ था, वो मौलवी मुश्ताक के घर से मॉडल टाउन से निकल रहे थे और ये ज़ौरलाई उनके साथ थे। तो उनके साथ वो बेचारा मौलवी मुश्ताक वो बच गए, ये बेचारे वो चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। ये बना तो उस वक्त वो जस्टिस नसीम हसन शाह थे चीफ जस्टिस। उन्होंने पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में एक जो असेंबली टूटी हुई को बहाल कर किया। बिल्कुल ठीक है। और ये बहाल होकर जब वापस आए तो वो फिर फेडरल गवर्नमेंट को नाकाम करने के लिए पंजाब में हुकूमत दूसरी बनाई गई। और ये होता थे मियाँ अजहर, इसके वालिद हमारे साथ ये गवर्नर होते थे, यहाँ रेंजर्स लग गई, ये शोर मच गया। आखिर बिठा लिया गया। आई थिंक जनरल असद दुरानी बस थी, अच्छा, DGI से। तो असद दुरानी ने बकौल उसके कहा कि आप इस्तीफा दे दें। तो जो नवाज शरीफ ने कहा कि मैं फिर कलिया नहीं जाना। बहुत सारे जान गए इकट्ठे नहीं, गुलाम इसाक जाएगा भाई, इकट्ठे आए। तो गुलाम इसाक वाज द ब्लू आइड बॉय ऑफ द एंटायर एस्टेब्लिशमेंट, उनके साथ चला गया। मियाँ साहब भी चले गए। और मियाँ साहब के बाद हमें याद है वहीद काकड़ साहब कोयटा से बिलोंग करते थे, कोर कमांडर भी रहे थे, उनकी रिश्तेदारियाँ भी वहीं थी। तो अक्सर वो कहते थे कि वो खुद बोलते होते थे कि अब ख़त्म, अच्छा, इनकी सियासत ख़त्म, गॉन, बेनज़ीर आ रही है, उसको ख्याल है, उसको रियलाइज, वो आ भी गई बेनज़ीर। उसके बाद बेनज़ीर आने के बाद तो आप अंदाज़ा करें कि फिर उसने वहीद काकड़ साहब के बाद, फिर उसके बाद जिस बंदे को उसने हाँ फिर उसने वो लगाया था उसको, फिर नवाज शरीफ साहब आ गए, तो वो आ गए थे आसन नवाज जुआ जो, तो वो रूटीन में वो आए थे। लेकिन उनकी जो डेथ हुई है ना, तो जहांगीर कामत को लगाया गया था। अच्छा, वो BMW वाला वाकया आसिफ नवाज जंजवा साहब का है। हाँ, वो जो कहा जाता है कि उन्होंने इनकार किया था लेने से, एक बात। लेकिन हुआ ये उसके बाद हुआ ये था कि ये आ गए अपना जहांगीर करामत भी जो हैं ये भी इन्होंने 4 जर्नलों को सुपरसीड किया। अच्छा, नंबर 1 रहमदिल भट्टी, मोहम्मद अशरफ, लेफ्टिनेंट जनरल फर्रुख खान एंड आरिफ बंगश, ये तो उसका था। मेरा ख्याल है इन्होंने नहीं किया था। हाँ नहीं, आई थिंक इन्होंने जनरल जहांगीर कामत ने नहीं किया था। ठीक है, ये बराह रास्त लगा रहे। लेकिन इस पर फिर मियाँ साहब को चैन नहीं आया। इनके अभी 3-4 महीने टर्नओवर, 4 महीने टर्नओवर पर थे। 7 अक्टूबर 1998 में आए हैं, और उसके बाद 96 में आए हैं, जनवरी 96 में, और 98 में इनसे उन्होंने कहा कि इस्तीफा दे कर जो। उस वक्त कहते हैं कि मुशर्रफ वॉज मैनूवरिंग, मुशर्रफ लिखता भी है और भी लोग लिखते हैं, क्योंकि मैं उस वक्त कोयटा में था, तो कोयटा के अंदर वो जो कोर कमांडर था वो के मिलने गया था नवाज शरीफ साहब को, तो उसको मुशर्रफ ने निकाल दिया था। तो फेयरवेल में होती है ना सदरों को, तो उन फेयरवेल में कहानियाँ सुनाते थे बारह, और अच्छा कि क्या हुआ। तो मुशर्रफ को उन्होंने चूज़ किया, और मुशर्रफ जब चूज़ हुआ है तो एक कहानी आम की गई थी
मुशर्रफ जो है ये कूक कभी नहीं कर सकता। अच्छा। हम लोग नौकरी में थे, हाँ। तो हमें हमारे एक चीफ सेक्रेटरी थे उर्दू स्पीकिंग, अच्छा। वो कहते थे मुशर्रफ को इसलिए बुलाया गया कि इसका डोमिसाइल गलत है, हाँ। ये ना पंजाबी है ना पठान है, हम्म। तो ये कुछ नहीं करेगा। अच्छा, उर्दू स्पीकिंग है उर्दू ये। स्पीकिंग है, हाँ। ये तो डोमिसाइल ही गलत है। हाँ। और मुशर्रफ को उन्होंने किया था कि इन्होंने मुशर्रफ को एस ऑन 98 प्रेफर्ड मुशर्रफ ओवर हिज सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल अली कुली खान अच्छा। एंड लेफ्टिनेंट जनरल खालिद नवाज खान, ये तो उनको टॉपल किया था। अली कुली खान के बारे में मुशर्रफ बहुत बाद में बातें करता होता था कि ये बड़े वो हो गए हैं, क्या नाम है उसको, कहते हैं इंटेलेक्चुअल जर्नैल हो गए और ये मेरे खिलाफ बातें करते हैं। तो मुशर्रफ ने वो जो जिसको डोमिसाइल गलत था, उसने अपना डोमिसाइल ठीक कर लिया लाहौर आते। अच्छा। जब पंडिया थे उन्होंने मुशर्रफ नवाज शरीफ साहब को निकाल दिया। हाँ। अब टग ऑफ द वॉर देखिए चल रही है ना सारी की सारी। बीच में भुट्टो का आता है वो 13 जनरल वार, उसके बाद फिर मुशर्रफ के बाद कियानी जो थे वो मुशर्रफ साहब ने वहीं उन्होंने एक पोस्ट क्रिएट हुई थी, तो डिप्टी आर्मी चीफ की जो थी वो कियानी जो था वो एबल थी सीनियर वो उसके बाद उसने टेक ओवर कर लिया, बड़ी स्मूथली मैनेज किया उसने। उसकी कहानी बेशुमार दफ़ा मैंने सुनाई है, जो कि उसने लिखी है अपना स्टीव कोल ने लिखी है कि किस तरह उसने पूर्वी अमेरिका जाके और अकेले जाके और टूर बना के और किस तरह वो मिला है माइक पुल से, किस तरह उसने एक्सटेंशन के लिए 3 साल के लिए। और उस वक्त आप अंदाज़ा करें कि जनरल कियानी को जब एक्सटेंशन दी है, आपको पता है किसने दी थी? यूसुफ रज़ा गिलानी ने। अच्छा। और यूसुफ रज़ा गिलानी ने एक तकरीर की थी, मुझे आज भी वो तकरीर याद है। तो उसने कहा था कि 2013 तक चीफ जस्टिस है, ठीक है, 2013 तक आर्मी चीफ है और 2013 तक यूसुफ रज़ा गिलानी। तो कुछ महीने के अंदर तो उसको कान पकड़ के फारग कर देगा था परवेज अशरफ आगे। उसके बाद फिर आगे जनरल बाजवा की कहानी है, सब लोगों को पता है। अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि ये कहानियां चलती थी, ठीक है, सब कुछ होता था। इस रिसेंट अपॉइंटमेंट के बारे में भी कहानी चली, और कहानी चली कि जी वो सीनियर मोस्ट नहीं लग सकते, सिर्फ एक जर्नलिस्ट था जिसने इसके बारे में कहा था कि वो लग रहा है, और उसके अलावा बाकी सब कहते थे कि वो तो 2 दिन पहले रिटायर हो जाएगा और सब कुछ हो जाएगा। रिटायरमेंट फ्रीज की गई, सब कुछ हुआ, आ गया। अब ऐसा क्या मसला है कि जिसकी वजह से वो इत्माद की कमी आई है कि क्या हुआ है कि ये 3 दिन के लिए आज तकरीबन कोई 48 आवर्स तो हो गए हैं जी। इस 48 आवर्स के अंदर एक कन्फ्यूजन है पूरी कौम के लिए। उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आसिफ नवाज साहब ने ट्वीट किया है। आसिफ नवाज साहब कहते हैं कि द प्रोसेस फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ CDF हैज बीन इनिशिएटेड, ठीक है जी, नोटिफिकेशन विल बी इशूड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, और प्राइम मिनिस्टर वापस आ जाएगा। एक तो ये आ रहे हैं रास्ते में। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस सबसे पहली बात यह है कि कोई भी अप्रूवल जो है इट हैज टू बी प्लेस्ड बिफोर द कैबिनेट। अच्छा। प्राइम मिनिस्टर जो है कोई भी डिसीजन कहते हैं इट्स ए, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इट्स ए जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट। अच्छा। इसीलिए ECL पे भी नाम डालना हो तो जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कैबिनेट सर्टिफिकेट पहले तो नाम आएंगे, फिर कैबिनेट सेक्रेटरीट में वो हाँ अप्रूव होके अच्छा दिया जाएगा, ठीक है। बाईपास भी कर लिया जाए, सब बाई सर्कुलेशन भी सबसे ले लिया जाए, तो ये प्रोसेस पूरा करना होता है। उस प्रोसेस के बाद समरी बनेगी, समरी जाके उसको चले जाएगी प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट उसको नोटिफाई कर देगा। 4 पोजीशन है जिसके ऊपर नोटिफिकेशन होना है, जिनमें 2 के बारे में हमारे मौजूदा आर्मी चीफ समझते हैं कि उनकी हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 1 आर्मी चीफ की और नंबर चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज की, ठीक है, ये उनकी हैं। एक है सिक्योरिटी वाले उसकी, और एक लगना है वहाँ पर डिप्टी आर्मी चीफ, ठीक है, विच इज ऑलमोस्ट कंट्रोलिंग इन 4 ऑन एंटायर फोर्स। अब इस सूरत हाल के अंदर नवाज शरीफ साहब को पता नहीं किसी ने एक चीज बता दी है, और या कोई एक उनके अंदर एक है, क्योंकि जिस वक्त 5 बजे उन्होंने H ब्लॉक से अपना सारा कुछ ऑफिस से लपेटा, वो चले गए हैं रायवन 8 फरवरी को। अच्छा। कि हम तो हार गए, ठीक है, एंड दे हैव एक्सेप्टेड द डिफीट। उनको मजबूर किया गया था खानदान के लोगों ने कि आप आके यहाँ पर
विक्ट्री स्पीच करें, वो नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उससे पहले इस सफ़े का इतना बड़ा इश्तिहार लग चुका था वज़ीर जी। आज़म नवाज शरीफ, हर अखबार में लगा था, बहुत खबर की तरह का इश्तिहार, बड़े पैसे लग जी, चुके। बहुत। वो समझते हैं कि जिस तरह पहले हमारे साथ, हम्म। अब वो पहली सी मदारात नहीं, हम्म। अब वो इश्क में, वो गर्मी, वो जज्बात नहीं हमारी बात। जैसे वो मुझे 85 में जिताया जाता था, जैसे मुझे 88 में जिताया गया था, 2013 में जैसे करवाया। 92 में जिताया गया था, जैसे 93 में। कहते हैं कि लगता ऐसे है कि जो गिला इमरान खान करता था कि मेरी सीटें जो हैं, वो जो बैठा है आरटीएस, वो मेरी सीटें कम करने के लिए बिठाया गया है, ये सारा जो है मुझे एज अ पार्टी तबाह करने के लिए ये बनाया गया है। और वो समय है कि इतने बुरे नहीं थे हम पंजाब में कि इतनी बुरी कारकर्दगी ले आए। अच्छा, ठीक है। उसकी एक वजह है, उसकी वजह है कि कोई बंदा अपनी शिकस्त नहीं मानता। साइकोलॉजी में एक कहते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन, ठीक है। पंजाबी में उसका बेहतरीन तर्जमा है कि टिग्गा खोती तो गुस्सा कमे हारते। तो खोती को कह नहीं सकता, खोती ने दुलती मार देने दी, ठीक है। तो कुमार बेचारा शरीफ आदमी मुस्किन खड़ा होता है। वो कहते हैं कि रिएक्शन फॉर्मेशन होती है कि आपसे कोई गलती हो जाए तो आप अमूमन कहते हैं मैं फेल होंगे। टीचर ही ऐसे थे यार, उधर देखिए कितने अच्छे टीचर अवेलेबल। मेरे बाप ने मुझे ट्यूशन नहीं रख के दी, मुझे किताबें नहीं लेके दी, मुझे काम कराते रहते थे घर के वक्त सारा। वैसे एक छोटी सी चीज के, इवन किसी खेल के अंदर भी कोई अपनी जिम्मेदारी विलिंगली कबूल नहीं करता, ये बेसिक। तो नून लीग भी बहुत अरसा तक स्वाय चंद लोगों के और बाकी रियलिस्टिक लोग थे, तो वो ये समझते हैं कि हमारे लिए वो चीज़ जो है हमारा साथ नहीं दिया गया। तो अगर हम आइंदा भी भरोसा करना है तो हमारा साथ दें और हमें वैसे ही। इसीलिए आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दी है, उस पर मरियम ने एक स्टेटमेंट दी है कि अब इमरान खान फिनिश हो गया हुआ है, इमरान खान जा चुका है। तो एक यही है कि फरवरी मार्च में इलेक्शन करवाए जाएं जिसमें हमें 2/3 मेजॉरिटी दिलवा दी जाए। असल पॉइंट ये है, इस पॉइंट के ऊपर कंप्रोमाइज भी हो सकता है, वो कह भी सकते हैं हाजिर। लेकिन मुझे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि इनको ये लगता है कि अब चूंकि एक खलिश आ गई है, दरार आ गई है, तो दे वांट हिम टू बी अ पावरलेस, और बहुत कुछ हो सकता है। देखिए मेरी बात बंदा एक आज हम देखिए मैं और आप क्यों बोल रहे हैं, ऐसा ना हो कि वो उधर टिल्ट कर जाए। मैं और आप क्यों बोल रहे हैं, ये हम 4 महीने पहले क्यों नहीं बोलते थे, नहीं उससे पहले क्यों नहीं बोलते थे, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, सियासतदान ये क्यों बोल रहे हैं। ये जो ख्वाजा आसिफ का ट्वीट है, इस ट्वीट ने कम से कम 15 सहाफियों का रिस्क बंद किया है जी, मुंह बंद किया है जी, थप्पड़ मारे हैं, उंगलियों पे गिन ली जाए वो, मतलब जिन लोगों ने ये कहा था नोटिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है। मुनीर फारूक सबसे बड़े, वो क्या नाम है, हसन अयूब, हाँ जी, ये सारे जो लीगल एक्सपर्ट बनते थे, मैं कहता था सारे, हम कहते थे कि पाकिस्तान में एक प्रिंटिंग प्रेस है, उसका हेड होता है कौन, कैबिनेट सेक्रेटरी। अच्छा, क्यों होता है वो कि उसके अंदर अगर असिस्टेंट कमिश्नर भी पोस्ट होता है ना, तो उसके कोने पे लिखा था टू बी नोटिफाइड इन द नेक्स्ट गजेट ऑफ पाकिस्तान। हर वो ऑफिसर ग्रेड का आदमी जो कि एक्सचेकर ऑफ पाकिस्तान से तनख्वाह लेता है, बेशक वो लेफ्टिनेंट है या असिस्टेंट कमिश्नर है, अच्छा, या तहसीलदार है, उसकी पोस्टिंग, ट्रांसफर, रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन इज टू बी नोटिफाइड इन द गजेट। यहां पर कोई इंटरनल मैटर है नहीं, अब तो नहीं, वो कहते हैं ये तो इंटरनल मैटर, ये कोई घर का निकाह थोड़ा होता है, इट्स अ स्टेट, इट्स अ फंक्शन ऑफ द स्टेट। हम कहते थे कि भाई होना है कर देंगे, फिर बात शुरू हो गई, तो अनु तकलीफ है, जल्दी हो जाएगा, हुने हो जाएगा। अच्छा, वो हमें जी, मुझे एक बात बताएं, नवाज शरीफ साहब ने ना एक ये बयान दे के कि जिन्होंने जो लेके हैं उनका एहतसाब होना चाहिए, मुझे लगा उन्होंने इमरान खान को थोड़ा छोटा मुजरिम करार दे दिया है। अब वो उन्होंने नहीं उसकी वजह, मियां साहब बड़े अरसे से मेरा ख्याल है चीज सर गिला होता उसी से है जिससे तवक्कुआत होती हैं। मियां नवाज शरीफ साहब को 1983 से तवक्कुआत थी, रिश्ता बड़ा मजबूत है। अच्छा, मियां साहब जिस वक्त वजीर खाना बने हैं, कम से कम 200-250 लाडले नौजवान होंगे सरमायादारों के जो लाहौर में घूम रहे थे, मर्सिडीज लेके भी घूम रहे थे, BMW लेके भी घूम रहे थे,
मतलब फैशन फूशन भी करते थे, लेकिन मियाँ साहब को पिक कर लिया जनरल जिलानी साहब ने। अब जब वो पिक किया तो फिर उसके बाद इतने लाडले बने कि किसी आर्मी चीफ ने ये नहीं कहा मेरी उम्र भी इसको लग गया, ज़िया-उल हक ने कहा। तो मियाँ साहब तो लाडों पले, दूधों नहाए और पोतों पले और सब कुछ हुआ। वो नाराज़ भी हो गए तो उनको मनाने के लिए लोग चले गए, जा बुला के ले आओ, क्या करते। अभी आखिरी जब नाराज़गी हुई इमरान खान की तो उनको कहा बच्चा साडा बीमार है, प्लेटलेट्स कम हो गए, यार इसको बाहर ले जान दे मेहरबानी। अब जान दे। इमरान खान जैसे बंदे के हाथों से नवाला यूं खींच के यूं ले गए बाहर। तो लाड तो आता है ना बंदे को। तो बंदा कहते हैं यार एडा रिश्ता, एडा जबरदस्त तल्लक, एक पूरी लेगेसी चली आ रही है। एडी तल्लक, एडी साढ़े नाल ही है जी। कमाल अच्छा, हो। एक और बात बताएं मुझे आखिरी, फिर आगे मूव करते हैं। आपने पूरी हिस्ट्री बताई, मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा जो जनरल्स लगाए हैं पाकिस्तान की तारीख में वो नवाज शरीफ और सबसे ज्यादा जनरल जिन्होंने डिसीव किया है या नवाज शरीफ को किक आउट किया फ्रॉम द ऑफिस, वो भी उसकी एक वजह है, उसकी बुनियादी वजह नवाज शरीफ के साथ जिन लोगों ने काम किया है और शहबाज शरीफ के साथ जिन्होंने काम किया है, हमने 8 साल कम से कम 8-9 साल गुजारे। शहबाज शरीफ की और नवाज शरीफ की साइकी में एक फ़र्क है। अच्छा, शहबाज शरीफ ये समझता है कि सब तुम्हारा कर्म है आका, के बात अब तक भी नहीं है। नवाज शरीफ ये नहीं समझता। अच्छा, वो कहता मुझ में कुछ है तो मैं बिल्कुल चुना ठीक। ये दोनों में फ़र्क है, दोनों तो की पॉलिटिक्स में फ़र्क है। अब ये वाला जो एक हर्डल आ रही है, मियाँ साहब इसको पुराने प्रीवियस तजर्बात को देखते हुए खुश असलूबी से क्रॉस कर सकते हैं, सेटल डाउन कर लेंगे चीजें? अल्लाह करे कि ये बड़ी खुश असलूबी से हो जाए, क्योंकि मसला सारा ये है कि ये टग ऑफ द वॉर बगैर किसी वजह के नहीं होती। अगर ये को बायस से कोई देखें, कोई ना कोई तो है ना जिसने सहारा दिया हुआ, ठीक है, वरना तो नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ के अंदर ये हिम्मत, ताकत या कुव्वत नहीं है। हाँ जी, इंटरनेशनल सहारा है हमें नहीं पता, लोकल सहारा है हमें नहीं पता। ये जितने लोग जो थे कि जब आर्मी चीफ बने थे तो जो सुपरसीड करने वाले लोग थे उनको पता था कि हमारे खिलाफ ये बंदा जाके मिल रहा है, ये साजिश कर रहा है, ये ऊपर आना चाहता है। ये तो कुछ भी नहीं है भाई। चीफ सेक्रेटरी जब 2-2.5 साल के टेन्योर में होता है तो 10 लोग आए होते हैं, मुझे DGFI लगा दो, मुझे अपना वो लगा दो, IG पंजाब लगा दो, मैं ज़्यादा बेहतर सर्व करूँगा। ये सर्विस के सारे के सारे मदारिज हैं, खिदमतगारी के आला तरीन मकामात हैं। सिर्फ ये है कि हम इसलिए खुश हो रहे हैं सारे के सारे लोग जो हैं कि ये 3-4 दिन में होते हैं जब एक वज़ीर आज़म अपने आप को कहता है नजर आता है, जब वज़ीर आज़म नजर आता है, सही वज़ीर आज़म लगता है ना उससे पहले कभी लगता है ना उसके बाद। जेन्युइन पावर को एक्सरसाइज कर रहा है। यही 2-3 दिन होते हैं। इसी वक्त होता है कि वाकई यार सिविलियन वज़ीर आज़म सिविलियन ही होता। अच्छा, इसमें सर ये सारा जो एपिसोड अब हो रहा है हम इसको विटनेस भी कर रहे हैं, इसमें एक चीज है जो PTI को नजर आ रही है कि उनका सर्वाइवल उसमें से निकल रहा है। PTI को इस वक्त दूध पी के ना ठंडा ठंडा सो जाना चाहिए। अच्छा, मेरा ख्याल है कि उनके इसलिए कि इस वक्त गेम किसी की तरफ भी पलट सकती है और गेम किसी भी तरफ पलटेगी। अगर वो इस वक्त अपना जोर किसी भी तरफ डालने की कोशिश करेंगे तो कोई एक तो नाराज होगा या कोई एक खुश होगा। नहीं, एक चीज पॉइंट ये आखिरी, इदारा चाह रहा है कि उनकी जो रेपुटेशन है ना वो जितनी स्पॉइल हो चुकी है ना उससे रिवर्स की जाए, उसको स्टैंड किया जाए। मैं आपको बताऊं, देयर इज वन वे। मैं आपको बताऊं 25 करोड़ आवाम तो और बात है ना, वो तो कोई अखबार पढ़ता है कोई नहीं पढ़ता, लेकिन पूरे मैं डिप्टी कमिश्नर हूँ ना। अच्छा, तो मैं अपनी पोस्टिंग के लिए 4 दफ़ा इधर घूम रहा हूँ, तो मेरे नीचे का स्टाफ जो है उसके साथ मेरी इज्जत गिरती चली जाएगी। लेकिन अगर मैं छोड़ के चला जाऊं और ऐसा हुआ है, कहते हैं क्या बात है, सही है, बिल्कुल ठीक। तो वो पूरे के पूरा जो एनल्स है ना, अब एनल में सिर्फ एक वो नहीं होता, जिन लोगों से आपने काम लेना है, जो IG है, जो होम सेक्रेटरी है, जो चीफ सेक्रेटरी है, जो बाकी लोग हैं, वो भी असेस करने लगते हैं कि हाउ पावरफुल ही इज। कंसेंसस के, तो इसलिए जितनी जल्दी फैसला हो जाए इस मुल्क के लिए भी अच्छा है, अदारे के लिए भी अच्छा है और खुद शहबाज शरीफ के लिए भी, शहबाज शरीफ साहब के लिए भी अच्छा है। अल्लाह करे सर खैरो आपके से पहुंचे और उसके बाद नोटिफिकेशन जारी कर दें ताकि मसले खत्म हो जाए।
सर बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ा कोई उन्होंने कहा जी आग से मत खेलें, 28वीं आईनी तरमीम का शोर भी है, लेकिन वो 27वीं को और एनएफसी अवार्ड को लेके पर्टिकुलरली कल से बड़ी शोला बयानी कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि उनको शायद ये डर पड़ गया हुआ है कि ये जो मामला है ना सूबों वाला और एनएफसी डिवीजन वाला, बिलावल साहब सोच रहे हैं कि देयर इज अ रे ऑफ होप इन दिस सिचुएशन। ओह अच्छा, यू आल्सो वांट टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर? जी जी। और एक तो पीपल पार्टी वाले कानों में बताते हैं कि हमारे साथ वादा हुआ था अच्छा, कि 2.5 साल, इसलिए हम चुप करके बैठे रहे। नाइस। तो बिलावल साहब को ये नहीं पता कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कोई चीज़ नहीं होती, पाकिस्तान में अदलिया की आज़ादी कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है। अगर 6 जज लगाए हैं ना उन्होंने, और ये फैसला करवाना है कि उमर बशीर जो है ये बहुत गलत कंपेयरिंग करता है, ठीक है। तो वो तो कर देंगे। लेकिन कुछ अरसे के बाद अगर उनकी मेरे साथ नाराज़गी हो गई है तो एक कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन लेके जाएंगे कि तो ओरिया मकबूल जान बहुत गलत गुफ्तगू करता है, इसको निकाल दो, तो वो फैसला कर देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, इसकी कोई हैसियत नहीं है। मैं आपके सामने ये जो कहते हैं ना कि अमेंडमेंट जो है उसकी नहीं कर सकते, उन्होंने कहा नो जज कैन रिवोक 27th अमेंडमेंट। ये उनके नज़दीक ये पूरी दुनिया के कोर्स ऑफ लॉ जो है ना, जो प्रेसिडेंट्स हैं उनके खिलाफ जा रहे हैं। हमारा आइन और इंडिया का आइन एक तरह का है। ठीक है। ये मिसाल लेते हैं कि बरतानिया में पार्लियामेंट जो है सुप्रीम है। बरतानिया में पार्लियामेंट इसलिए सुप्रीम है कि बरतानिया के अंदर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कोई नहीं है, वो ट्रेडिशन पे चलते हैं, पार्लियामेंट सुप्रीम, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन होता है सुप्रीम। ये मेरे सामने 2015 का एक केस है इंडियन। अच्छा, ठीक है जी। इंडियन सुप्रीम कोर्ट जो है उसने ये किया था कि उसने 2015 में एक बेसिक स्ट्रक्चर जो था उसका दिया था, कुछ जजेस लगाए थे उन्होंने, अच्छा, अमेंड करके 2015 में। ठीक है। और 2015 के उस केस के अंदर उन्होंने कहा कि तुमको ये इख्तियार ही नहीं है जुडिशियल जो है उसकी आज़ादी के अंदर इंटरफेयर करने का, जो उन्होंने लगाए हैं ना। अच्छा, सेम केस ये देखें, ये है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो थी उन्होंने शीट, और इसका सहारा लिया था उन्होंने 2 केसों के ऊपर। एक उनका था ये वाला केस केशव नंदा भारती केस 1973, इसके अंदर ये वर्सेस केरला स्टेट के थी। इसके अंदर उन्होंने जजमेंट के अंदर ये कहा था 76 मेजॉरिटी जजमेंट, 13 जज थे। अच्छा, द कोर्ट रूल्ड दैट while parliament has the power to amend the constitution under article 368, उनकी आर्टिकल 3 से अमेंड कर सकती है 2/3 मेजॉरिटी के तहत। ठीक है। दिस पावर इज नॉट अनलिमिटेड। अच्छा, हाँ, ये नहीं हो सकता कि कल को आप कह दें कि सारे जज घर चले जाओ, सारे जर्नैल घर चले जाओ, सारे नौकर का अमेंडमेंट आ जाए, जो बंदा 10 साल नौकरी करता है वो घर चला जाए। उसके बाद उन्होंने कहा अनअमेंडेबल फीचर कौन से हैं? द पार्लियामेंट कैन नॉट यूज इट्स पावर टू अल्टर, डैमेज और डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर एंड एसेंशियल फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है। इस कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये पहले आर्टिकल्स हैं जो कि इसको प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज और उसके साथ साथ ये जो फंडामेंटल राइट्स 1 से लेके लॉ 40 तक। जी 1 से लेके 40 28 तक, आगे 40 में प्रिंसिपल पॉलिसी आता है। इसमें नंबर 1 तो इस्लाम आ जाता है। जी हाँ। इस्लाम में जो खालिद बिन वलीद को भी हासिल नहीं है, क्या नाम है, इस्तिस्ना जो है, इस्तिस्ना जो इस्लाम में सिर्फ एक शख्सियत को हासिल हुआ था, ताहयात। कौन है वो? मेरा तो ख्याल है इब्लीस को हासिल हुआ था। अच्छा जी, उस तस्वीर वो तो अल्लाह ने कहा था मुझे मौत तक मोहलत दे, क़यामत तक मोहलत, मिल गया था उसको। खालिद बिन वलीद को भी हासिल। अच्छा, अनअमेंडेबल, उसने फिर उसका एग्जांपल द बेसिस द कोर्ट आइडेंटिफाइड सेवरल प्रिंसिपल्स एज पार्ट ऑफ देयर बेसिक स्ट्रक्चर। एक तो ये लॉ उसका है। दूसरा होता है मनवरा मिल्स वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया, ये बड़े लेवल का केस। इसके भी उन्होंने कहा कि द कोर्ट स्टक डाउन द चैलेंज सेक्शन ऑफ 42nd amendment holding the parliament power to amendment the constitution is not absolute but limited। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट खत्म कर दी 42nd। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन फिर उन्होंने इस्तेमाल किया। तो एक तो ये है कि बिलावल साहब यही केस लॉ है,
ये अभी जाएगा ना अमीनुद्दीन खान के पास, हम्म, तो वो कहेगा हम इंडिया की बात नहीं मानते। हम्म, लेकिन अगर अमीनुद्दीन खान को कह दिया कि बिलावल ने प्राइम मिनिस्टर नहीं आना, तो उन्होंने कहा इंडिया में कहा तो हम क्यों नहीं मानेंगे, हम क्यों नहीं माने। बैंगन के गुलाम हैं, नहीं है। 1935 एक्ट जहाँ पाकिस्तान की तमाम का आइन इधर भी इधर। उठा लें कोर्ट के फैसले। एक जगह कहते हैं याह्या खान यूजर्पर है क्योंकि याह्या खान बेचारा चला गया, फिर कहते हैं ज़ियाउल हक कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट की इजाजत है, फिर याह्या खान फिर ज़ियाउल हक को फिर कहते हो केस के अंदर कि नहीं उसने गलत किया था, हम असेंबली बहाल करने लगते हैं। असलम बेग फोन करता है, कहते हैं असेंबली में बहाल करो, हम तो इलेक्शन करा रहे हैं, फिर वो खत्म हो जाता है, ज़ियाउल हक यूजर्पर की सूरत हाल पे आ जाता है। सही है। फिर उसके बाद जनाब मुशर्रफ आ जाता है, मुशर्रफ को अमेंडमेंट का इख्तियार देते हैं, फिर मुशर्रफ जो अगला केस लेके आता है तो कहता है यूजर्पर है। तो इधर कोई तीन ईमान नहीं है, जो जिससे जिधर चलो उस तरफ तुम जिधर की हवा हो। तो बिलावल साहब का रोना धोना बेचारे ठीक है कि इसके डर के होता है अमीनुद्दीन खान जो है वो शायद फैसला है, तो अमीनुद्दीन खान लोगों से नहीं डरते, सही है। वो अल्लाह से डरते हैं, और अल्लाह बहुत शारक से भी नज़दीक होता है। बिल्कुल तो सही। अल्लाह ताला शारक से नज़दीक है। अमीनुद्दीन खान साहब ने जब देखना है कि इस 27वीं अमेंडमेंट ख़त्म होनी है, ख़त्म होनी चाहिए, गलत आ गई है, ये 28वीं अमेंडमेंट ख़त्म होनी चाहिए, तो उन्होंने कहना है ये देखें, ये द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, वो ये कह रही है तो वो ये कह रही है। और हमारा केस लॉ भी एक है, 1900 अपना 1867 से आया ना, जी। तो हमारा केस लॉ प्रीवी कौन सा 150 साल की 68 ट्रेडिशन है, सेम ट्रेडिशन, हाँ जी। सेम लीगल से, तो हम क्यों नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा खत्म, स्ट्राइक डाउन। उसी वक्त इस आइन की जो नई किताब छपी होगी उसके वो सफ़े फाड़ के पब्लिश कर। आइन वापस, ये चीज़। सही सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर। नाज़रीन, अभी बड़ा अहम वक्त गुजर रहा है कि वज़ीर आज़म वापस आते हैं और क्या फ़ैसला करते हैं, मुल्क की तकदीर का फ़ैसला होगा। जो भी फ़ैसला किया जाए पाकिस्तान के मफाद को मद्देनज़र रखा जाए, पाकिस्तान की आवाम के मफाद को मद्देनज़र रखते हुए होना चाहिए। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।